हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी लेटेस्ट जो जून 2026 के एग्जाम हुए थे और ग्रुप 2 के एग्जाम दिए या फिर बोथ ग्रुप दिए हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2026 में हमारा जो पेपर नंबर 12 था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको सेम डे प्रोवाइड करवा दिया था जिस दिन एग्जाम था हमारा, बट आज की वीडियो में एक बार फिर से हम एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को अलग अलग एमसीक्यू वीडियो और डिस्क्रिप्टिव वीडियो ना ढूंढनी पड़े जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ओएमएसएम का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं, एफएमबीडीए का ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर ग्रुप 1 देखकर बैठा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जल्दी सॉल्यूशन मैं लेकर आने वाला हूं। और अगर कोई बच्चा सीए में फाइनल का ये वीडियो देख रहा है, एससीएम और एसएफएम का भी जल्दी मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर का जो लेवल था इजी नहीं कहा जाएगा, बट बहुत टफ पेपर भी नहीं था। तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसको बोल सकते हो। अपेरेंटली देखने पे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े अजीब से हैं, बट जब हम उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो क्वेश्चन नॉर्मल है। मतलब एक मॉडरेट टाइप का पेपर था जिसमें आपको दो क्वेश्चन की चॉइस मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जैसा कि हमें पता होता है हमारा कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, जिसमें हमें 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू आपको देखने को मिल गया था थ्योरी एमसीक्यू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज। इसका करेक्ट आंसर था आपका बी, मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। सेकेंड एमसीक्यू था मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एलिमिनेशन ऑफ नो वैल्यू एक्टिविटीज ड्यूरिंग द। कौन सी स्टेज में ऐसा हम करते हैं? तो ये आपकी थर्ड स्टेज होती है जिसमें हम एलिमिनेशन ऑफ नो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हैं। दैट इज द ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको मिल गया था थर्ड एमसीक्यू, दैट इज फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एलपीजी लिमिटेड यूजेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी सिस्टम प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स। तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट के नाम है एलपी और जी। मटेरियल हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट फॉर द पीरियड इज। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है ₹1,50,000 फॉर 500 मटेरियल मूव्स। इंस्पेक्शन की कॉस्ट है 90,000 फॉर 300 इंस्पेक्शन कॉल्स। एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पी, यूजेज 40 मटेरियल मूव्स। तीन प्रोडक्ट हम बना रहे थे एलपी और जी, जिसमें पी जो प्रोडक्ट है उसमें 40 मटेरियल मूव्स यूज किए हैं और 15 इंस्पेक्शन कॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्वेश्चन की छोटी सी डिमांड थी कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट बताओ प्रोडक्ट पी की क्या होगी अंडर एबीसी सिस्टम। तो सिंपल सी बात यह है, अगर 1,50,000 की कॉस्ट है 500 मूव्स के लिए, तो 40 मूव्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी? सॉल्यूशन आपके सामने है 12,000। सिमिलरली अगर आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट है 90,000 फॉर 300 इंस्पेक्शन, तो 15 इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या होगी? 4,500। टोटल आ जाएगा आपका 16,500। ऑप्शन अगर देखें तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर, 16,500। वैसे तो आप लोगों ने मुझे बताया था जब मैंने एमसीक्यू का सॉल्यूशन डाला था कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर उस टाइम पे आप लोगों ने नहीं देखा था ये वीडियो, अभी देख रहे हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं कि आपके एमसीक्यू कितने ठीक हो रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव भी बताइएगा कहां पे क्या मिस्टेक आप कर रहे हो और कितने आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इज वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है। पहली एक्टिविटी है पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर यूज्ड बाय ए सिस्टम इंजीनियरिंग इन ए सॉफ्टवेयर फर्म। सॉफ्टवेयर फर्म में अगर आप फर्नीचर की पॉलिशिंग करा रहे हो तो ऑफ कोर्स वो किसी तरीके का वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में नहीं करने वाला है, तो ये नॉन वैल्यू एडेड है। दूसरा, पेंटिंग ऑफ पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ये पेंसिल फैक्ट्री। पेंसिल की फैक्ट्री है
और पेंसिल पे वो पेंटिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। तो सेकंड जो है वो वैल्यू एडेड है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहली एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड, सेकंड आपको वैल्यू एडेड देखने को मिल रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से देखने को मिल गया। फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर मिस्टर दिनेश हैज बजटेड एज अंडर। आपके पास पीवी रेशियो गिवन है 45%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1/3, मतलब ब्रेक इवन रहेगा 2/3, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,92,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो करके हम बहुत इजीली अपना ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द टोटल सेल वॉल्यूम ऑफ मिस्टर दिनेश फॉर द कमिंग ईयर। आपको केवल और केवल सेल बतानी है, तो सिंपल सी बात है 2,92,500 डिवाइडेड बाई 45% करोगे, आपको सबसे पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा 6,50,000। और ये 6,50,000 का जो ब्रेक इवन है ये 2/3 को इंडिकेट करता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 1/3 है। तो अगर 6,50,000 2/3 है तो आपकी टोटल सेल वैल्यू आएगी 9,75,000। ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 9,75,000, 9,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। डीईएफ लिमिटेड हैज ब्रेक इवन व्हेन सेल्स आर रुपी 3,20,000। ब्रेक इवन सेल है 3,20,000 रुपए की, एंड वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ सेल आर 2 लाख। 3,20,000 रुपए की आपकी सेल है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2 लाख रुपए की, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 1,20,000। लेकिन क्वेश्चन है का हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं बताओ कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से ड्रॉप कर जाए। देखो सेल में कोई चेंज नहीं है, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से ड्रॉप कर जाएगी तो सिंपल सी बात है आपका कंट्रीब्यूशन 30,000 से बढ़ जाएगा। तो 30,000 कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 1,20 पे, पहले 1,20 था अभी 1,50 है, तो 25% आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। 30,000 1,20,000 का कितना परसेंट होता है, 25%। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, इंक्रीज बाई 25%। तो अभी तक जितने भी एमसीक्यू दिखाई दिए हैं आपको, कोई किसी तरीके का कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, अभी तक एमसीक्यू इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में से। ABCA manufacturing company manufacture four product E, F, G or H using the same raw material. The input requirement for product E, F, G and H are 1 kg, 2 kg, 5 kg and 7 kg respectively. E को बनाने में 1 kg रॉ मटेरियल लगेगा, F के लिए 2 kg, G के लिए 5 kg और H के लिए 7 kg रॉ मटेरियल लगेगा। प्रोडक्ट वाइज आपको सेलिंग प्राइस भी बता दी है और वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी है, तो हम बहुत इजीली अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर पाएंगे। और क्वेश्चन का एज्यूमिंग रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर है, तो आपको जस्ट केवल और केवल रैंकिंग बतानी है। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस की कॉपी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। लेकिन मेरे पास जो लिमिटेशन है वो है रॉ मटेरियल की, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट से, जो कि 1254 केजी है। तो अकॉर्डिंगली आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी कैलकुलेट होके आएगा, दैट विल बी 50, 40, 20 और 25। 50 इज द हाईएस्ट, तो रैंकिंग 1 रहेगी ई की, 40 इज द सेकंड वन, तो रैंकिंग रहेगी सेकंड एफ की। इसके बाद आएगा 25 थर्ड रैंकिंग जी एच की, और जी की रहेगी फोर्थ रैंकिंग। तो आंसर होगा आपका ई, एफ, एच और जी। ई, एफ, एच और जी। ई, एफ, एच और जी की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां पे करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिल गया ट्रांसफर प्राइसिंग का थ्योरी क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन ए, ड्यूल प्राइस मेथड। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 9th वन आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिल गया, सिंपल एमसीक्यू। Z लिमिटेड सोल्ड 150 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट। एक कंपनी है Z लिमिटेड, 150 यूनिट बेच रही है 12 रुपए के हिसाब से। बजट की बात करें तो बजटेड सेल्स फॉर द पीरियड आर 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10। बजट था 200 यूनिट 10 के अकॉर्डिंगली बेच लेंगे, बट एक्चुअल में 150 यूनिट आपने एट द रेट ऑफ 12 सेल करी। सेल प्राइस वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सिंपल यहां पे
आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। बजट था आपका 10 रुपीज का, एक्चुअल सेलिंग प्राइस था आपका 12 का, एक्चुअल क्वांटिटी आपने 150 सेल करी है, तो दैट विल बी 300 फेवरेबल। आप इसका आंसर एएसपी माइनस बीएसपी इंटू ए क्यू भी कर सकते हो। अगर आप एएसपी माइनस बीएसपी इंटू ए क्यू करते हो तो पॉजिटिव आंसर फेवरेबल कहलाएगा। बीएसपी माइनस एएसपी इंटू ए क्यू करते हो तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे फेवरेबल होता है, क्योंकि ये क्या है, ये सेल वेरिएंसेस होता है, जिसमें अगर आपने एक्चुअल में सेल ज्यादा करी है बजट के कंपैरिजन में, या एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है बजट के कंपैरिजन में, दैट विल बी फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका रहने वाला है 300 फेवरेबल, जो कि यहां पे डी ऑप्शन है 300 फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही लेबर वेरिएंस का देखने को मिला। मेसर्स आरएसआर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 5 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन 7 आवर। 7 घंटे में 5 यूनिट बनाई, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 8 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 8 आवर्स, लेकिन स्टैंडर्ड था कि 8 घंटे में 8 यूनिट बनानी है। It is observed that 1 hour is lost due to the factors under the control of the company. Under the control of the company का मतलब होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम 1 घंटे का। स्टैंडर्ड रेट आपका 20 रुपए पर आवर एंड एक्चुअल लेबर का रेट जो है वो है 30 पर आवर। क्वेश्चन की डिमांड है लेबर का रेट और लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस बताओ क्या होगा। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल पेमेंट आवर्स। स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो 20 रुपीज, एक्चुअल रेट है 30 और एक्चुअल आवर्स है आपके 7, तो ये आएगा आपका 70 एडवर्स। 70 एडवर्स, तो 70 एडवर्स आपको ऑप्शन ए में भी दिख रहा है तो ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आइडल टाइम वेरियंस का तो सिंपल फॉर्मूला होता है 1 इंटू 20, तो 20 एडवर्स, क्योंकि आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट होता है, तो 70 एडवर्स और 20 एडवर्स, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 11th आपको थ्योरी देखने को मिल गया बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से ब्लैंक इज प्रोजेक्शन ऑफ बजट डेटा एट वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो बजट होता है दैट इज नॉन एज फिक्स्ड बजट, ऑल्सो नॉन एज अ स्टेटिक बजट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने को मिल गया फ्रॉम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कह सकते हो ईबीआईटी कैलकुलेट करके देना है सिंपली हमें। Picon Limited current financial year income statement reports is net income after tax 24 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टैक्स का रेट अप्लाई होता है 35%, तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35 करोगे तो आप अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाओगे 36922308। देन क्वेश्चन का अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 18 लाख रुपए है तो बताओ ईबीआईटी क्या होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप इंटरेस्ट एड बैक कर लोगे तो हम पहुंच जाएंगे अपना 5492,308। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन रहेगा आपका बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर था 12th का। इसके बाद 13th हमें देखने को मिल गया थ्योरी क्वेश्चन, द मेन फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का किस पे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 14th और 14 हमें प्रैक्टिकल और 15 हमें थ्योरी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डिसीजन थ्योरी में से मेसर्स नॉट लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग ए प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग पे ऑफ। हाई डिमांड जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 है 100 लैक्स है, और लो डिमांड 20 लैक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 है। अगर रिस्क पेनल्टी हो 15% ऑफ द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज एप्लीकेबल, तो बताओ रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो 100 इंटू 0.40 प्लस 20 इंटू 0.60। 100 इंटू 0.40 प्लस 20 इंटू 0.60, ये आपका एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन आ जाएगी, ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। बट आपको इस पे 15% पेनल्टी लगानी है, तो 15% माइनस कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर रहने वाला है दैट विल बी 44.2 लाख। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। और लास्ट जो 15th एमसीक्यू था, थ्योरी एमसीक्यू, द रिग्रेट टेबल इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो दीज आर द 15 एमसीक्यू जो आपके जून 26 के एग्जाम में पूछे गए। अगर मैं थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल अपने को मिल गए थे यहां पे
7 एमसीक्यू अपने को प्रैक्टिकल मिल गए थे और 8 थ्योरी, मतलब 50-50% हम कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिले। और इन 15 एमसीक्यू में अगर मैं टिपिकल बात करूं तो देखो, पहला, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10th में हो सकता है आपने गलती करी हो। 9 एमसीक्यू 1 से लेकर 9 में कोई गलती होने के चांसेस लग नहीं रहे। 10th में हो सकता है कुछ हल्का फुल्का इधर उधर चीजें हो सकती है। 11th, 12th, 13th, 14 और 15, देखो ये 15 एमसीक्यू जो थे वो तो इजी थे मेरे हिसाब से। इसमें कम से कम भी मैं बात करूं 20 to 24 मार्क्स आने चाहिए। जिस दिन मैंने एमसीक्यू वीडियो डाला था उसमें कुछ हमारे बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 भी बोला था कि सर इसमें 30 आउट ऑफ 30 ही हमारे आएंगे। तो चलो, एमसीक्यू जो पार्ट था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अच्छा था। आप इसमें 22, 24, 30 तक स्कोर जा सकते थे, बट मिनिमम इसमें 22-24 मार्क्स आपके आने चाहिए थे। इसके बाद जो कि मेन अपना आज का डिस्कशन है वो है सेक्शन बी। देखो, सेक्शन बी में भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था, एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि हमें पेपर का पैटर्न पता है कि 7 क्वेश्चन में से अपने को 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज अपने को क्या देखने को मिलती है, 14 मार्क्स की देखने को मिलती है। और 14 मार्क्स का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, हर क्वेश्चन में आपको दो पार्ट, पार्ट ए बी इस तरीके से दे दिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए थ्योरी देखने को मिल जाता है और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 8 उसका बी पार्ट थ्योरी देखने को मिल जाता है। बाकी तो सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल ही देखने को मिलता है। तो नो डाउट यहां पे अगर मैं थ्योरी की भी बात करूं तो 2 का पार्ट ए बी थ्योरी जो था एक्सपेक्टेड ही था। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी में बताया था। और जो 8 का बी पार्ट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के टाइप्स और उस पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन, वो भी एक्सपेक्टेड था। तो ये थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेम्प्ट किए जा सकते थे अगर आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ना चाहते थे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A की मैं बात करूं तो 2A तो थ्योरी था। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन which is provided to management for financial analysis and interpretation of the business operation. In this context, align the scope of management accounting. ऑलरेडी आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, इंस्टीट्यूट एमक्यूपी में भी बार बार दे रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम में भी देखने को मिला। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका आंसर मैंने थ्योरी क्वेश्चन है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि आप मैच कर सको कि आपने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो कितने पॉइंट आपके ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट दिए आपको। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा बजटिंग फोरकास्टिंग, फोर्थ रहेगा आपका कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, फिफ्थ आपका है रिपोर्टिंग, सिक्स्थ है मेथड एंड प्रोसीजर, सेवंथ इज टैक्स अकाउंटिंग, एट्थ इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, नाइन्थ इंटरप्रिटेशन और टेंथ इज ऑफिस सर्विसेज। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने 10 के 10 पॉइंट लिखे हैं तो ही आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपरली 7 मार्क्स के लिए अगर 7 रेलिवेंट पॉइंट और अंदर का जो कंटेंट है वो सही लिखा है तो भी आपको 7 आउट ऑफ 7, 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, एज एक्सपेक्टेड, जो कि हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिलता है। और इस बार काफी छोटा सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में दिया, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो लेंदी क्वेश्चन के लिए थोड़ा फेमस माना जाता है। बट यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन था, क्या है डिस्कस करते हैं। नीलम डिवाइसेस लिमिटेड, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक में भी देखने को मिल जाता है जो कि हमने डिस्कस भी किया था एग्जाम से पहले। नीलम डिवाइसेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, अल्फा एंड बीटा। एक कंपनी है नीलम डिवाइसेस लिमिटेड, दो प्रोडक्ट बनाती है, अल्फा और बीटा। अल्फा इज ए रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन, whereas बीटा इज ए स्टेबल प्रोडक्ट विद मिनिमल इंजीनियरिंग इंटरवेंशन। अल्फा नया नया प्रोडक्ट है तो इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बीटा स्टेबल प्रोडक्ट हो चुका है तो उसमें इंजीनियरिंग इंटरवेंशन कम रहता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। दोनों प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की कितनी कितनी यूनिट हम बना रहे हैं वो बता दिया। इंजीनियरिंग चेंज नोटिसेस, अल्फा में नो डाउट आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं चेंजेस, क्यों, नया प्रोडक्ट है। बीटा स्टेबल हो चुका है तो इसमें चेंजेस कम है। कॉस्ट पर इंजीनियरिंग चेंज, एक बार चेंज करने की जो कॉस्ट है, इंजीनियरिंग चेंज करने की कॉस्ट है वो 1200 रुपए है। मशीन आवर की बात करें तो पर यूनिट, एक यूनिट के लिए मशीन आवर लगते हैं 3 और 5। क्वेश्चन की यहाँ पे 3 डिमांड,
पहली डिमांड सिंपल है, कहते हैं कैलकुलेट करके दो ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ट्रेडिशनल मशीन आवर रेट। अगर आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। नंबर ऑफ मशीन आवर कैलकुलेट हो जाएंगे 2400 इंटू 3 और 2600 इंटू 5। सोल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, शो करता हूं मैं आपको। मशीन आवर 2400 इंटू 3 7200 आवर्स हो गए अल्फा के, और 2600 इंटू 5 13,000 हो गए बीटा के। अकॉर्डिंगली आपके टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर आ जाएंगे 20,200। ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका यही रहेगा कि 36 चेंजेस है 1200 रुपए की कॉस्ट, 14 के लिए 1200 की कॉस्ट। तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो 36 प्लस 14 50 चेंजेस है, और 1200 रुपए पर चेंज की कॉस्ट है। तो 1200 इंटू 50 60,000 रुपए, 60,000 यहां पे आपकी ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। मशीन आवर रेट आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 20,200 2.97 पर आवर। अब आपको तो क्वेश्चन ने बोला था ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो आप सिंपली भी जा सकते थे 2.97 पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 8.91 आ जाएगा। एंड 2.97 पर आवर है और 5 घंटे लगेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में दिखा दिया कि 7200 आवर्स यूज हुए, पर आवर कॉस्ट है 2.97, तो टोटल आया 21384, और ये कॉस्ट है आपकी 2400 यूनिट्स की। तो अकॉर्डिंगली पर यूनिट 8.91 की कॉस्ट है। सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट बीटा के लिए भी किया, 13,000 आवर्स पर आवर 2.97, तो टोटल आया 38610। ये कॉस्ट है 2600 यूनिट की, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 14.85 पर यूनिट। सिमिलरली सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या करना था आपको, सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एप्लीकेशन करना था। कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी था। रीजन बीइंग, आपको यहां पे कोई कॉस्ट ड्राइवर रेट वगैरह तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर रेट तो आपको यहां पे सीधा सीधा 1200 रुपए देखने को मिल ही रहा है। तो आप यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अल्फा प्रोडक्ट की मैं बात करूं, 1200 रुपए आपका कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ चेंजेस आपने किए 36, तो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट अल्फा, और ये कॉस्ट है 2400 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई 18। सिमिलरली बीटा के लिए आप जाते हो तो 1200 रुपए और 14 चेंजेस है, तो 1200 इंटू 14 दैट विल बी योर कॉस्ट फॉर 2600 यूनिट, तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट आएगी 6.46 पर यूनिट। कमेंटिंग करनी है तो कमेंटिंग सिंपल सी बात यही है, कमेंटिंग सिंपल सी बात यही है कि जब आप यहां पे ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली, तो आप देख रहे हो यहां पे प्रोडक्ट ए में कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है, जबकि इंजीनियरिंग चेंजेस तो यहां पे ज्यादा हो रहे हैं। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप देखोगे प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ज्यादा आएगी। ऑफ कोर्स ज्यादा आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग चेंजेस ज्यादा प्रोडक्ट ए में हो रहे हैं, अल्फा में हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट अल्फा के लिए कॉस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो सिंपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ऑलवेज बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज मशीन आवर रेट। थोड़ा सा आप एलाबोरेट करके लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंजीनियरिंग चेंजेस जो है वो प्रोडक्ट अल्फा में ज्यादा यूज हुए हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली उसमें कॉस्ट पर यूनिट कम अलॉट हो रही है। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप देख पा रहे हो अगर ज्यादा इंजीनियरिंग चेंजेस हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा अलॉट हो रही है। तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करना था, और ये क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक में देखने को मिल जाता है फिगर्स चेंज के साथ, सेम फिगर के साथ नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का फिगर चेंज के साथ ये क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है वो आपको देखने को मिल जाता है वही लिमिटिंग फैक्टर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में से, और पार्ट बी जो है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है इजी तो नहीं था, दिखने में इजी इजी लग रहा था, बट जब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठते हो तो ट्रिकी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ए, RSR Limited manufacture two products P and Q and sells them at रुपी 384 और 525 per unit respectively. Selling price तो आपको मिल गए थे easy one. The variable cost per unit are as under. Product P और Q का आपको raw material, wages की बात करें 40 रुपी पर आवर था,
डिपार्टमेंट ए में 60 रुपए की कॉस्ट है, मतलब 1.5 घंटा लग रहा है, तो डिपार्टमेंट ए का क्यू में 2 घंटे लग रहे हैं। डिपार्टमेंट बी क्यू में यूज हो रहा है 40 रुपए पर आवर है, तो यहाँ पे 2.5 आवर लग रहे हैं। और डिपार्टमेंट सी यूज हो रहा है प्रोडक्ट पी में 40 रुपए पर आवर है, तो 2 घंटे यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए जो है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए कॉमन है, लेकिन बी और सी जो है वो इंडिविजुअल है दोनों में। वेरिएबल ओवरहेड आपको गिवन थे 32 और 45, तो बहुत इजीली आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक तो पहुंच सकते थे। द कंपनी ऑपरेट ए सिंगल शिफ्ट 8 आवर्स पर डे फॉर 300 डेज इन ए ईयर। 2400 घंटे हो गए पूरे साल में। एंड द नंबर ऑफ वर्कमैन एंगेज्ड इज 78, 54 एंड 48। नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको दे दिया, तो यहां से बहुत इजीली हमारे पास डिपार्टमेंट ए बी और सी में आवर्स कितने अवेलेबल है वो भी आप कैलकुलेट कर पाए होंगे। देन क्वेश्चन ने कहा द एम्प्लॉइज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड नोर कैन दे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। मतलब हमारे पास लेबर की लिमिटेशन है। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। बताओ कितनी यूनिट बनाए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सिंपल, सबसे पहले तो आपको यही समझना था कि सर यहाँ पे डिपार्टमेंट ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने को स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग डिसाइड करनी थी, क्योंकि बी और सी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बी तो यूज होगा तो क्यू में होगा, सी यूज होगा तो पी में, तो इनके लिए तो कोई रैंकिंग डिसाइड करने का मतलब ही नहीं है। केवल और केवल डिपार्टमेंट ए जो है उसके लिए आपको रैंकिंग देखनी थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाया, दोनों प्रोडक्ट कंसीडर किए पी और क्यू, और डेटा कॉपी पेस्ट करना शुरू किया। सेलिंग प्राइस 384 और 225 पर यूनिट, माइनस कर दिया इसमें से मटेरियल की कॉस्ट 6080, वो मटेरियल की कॉस्ट 158 और 240। इसके बाद लेबर वेजेस की कॉस्ट भी कॉपी पेस्ट कर ली। डिपार्टमेंट ए 6080, बी क्यू में 100, सी पी में 80 और वेरिएबल ओवरहेड भी 32 और 45 लिख दिए। मतलब ये जस्ट हमने यहाँ पे वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कॉपी पेस्ट कर ली। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। और जैसा कि मैंने कहा बी और सी का तो इश्यू ही नहीं है, तो आपको इसको डिवाइड कर देना है डिपार्टमेंट आवर कौन से ए के 1.5 और 2 आवर्स से डिवाइड करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए 1.5 आवर लगेगा और क्यू को बनाने के लिए 2 घंटे। तो इसका मतलब पी जो है वो आपको 1 घंटे में 36 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा, जबकि प्रोडक्ट क्यू आपको 30 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा। इसका मतलब रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पी की जो रैंकिंग है वो 1 आती है और क्यू की जो रैंकिंग है वो सेकंड आती है। लिखी नहीं मैंने, लिख देता हूं। पी की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट आती है और सेकंड रैंकिंग आती है क्यू की। मतलब हम डिपार्टमेंट ए में पहले प्रोडक्ट पी बनाएंगे, कुछ रिसोर्सेज बच गए तो हम क्यू के लिए जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी थी कि सर ये तो बता ही नहीं कि पी और क्यू की यूनिट्स बना कितनी सकते हैं हम। तो बस यही यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि आपको एनालाइज करना था। इसके लिए मैंने बीच में टोटल आवर्स अवेलेबल कैलकुलेट कर लिए। टोटल आवर्स अवेलेबल की बात करूं तो डिपार्टमेंट ए में 8 इंटू 300 इंटू 78 हो जाएगा, बी में 8 इंटू 300 इंटू 54 हो जाएगा और सी में 8 इंटू 300 इंटू 48 हो जाएगा। तो ये आपको टोटल आवर्स पता लग जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट में कितने हैं। ये मैंने साथ के साथ जो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई थी, ये वाली वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखा दी है कि प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए का 1.5 घंटा लगेगा और क्यू को बनाने के लिए 2 घंटे। इसके अलावा मैंने सी डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट का भी बता दिया है कि सी डिपार्टमेंट लगेगा पी को बनाने के लिए 2 घंटे और बी डिपार्टमेंट के 2.5 घंटे लगेंगे क्यू को बनाने के लिए। बस ये डेटा हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें रैंकिंग तो पता लगी गई थी कि पहले मुझे पी बनाना है। तो पी की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि पी की रैंकिंग 1 है और पी के हमारे पास आवर्स कितने हैं। पी के हमारे पास जो आवर्स अवेलेबल है वो है 187,800, पी के नहीं ए के। डिपार्टमेंट ए के जो आवर्स हमारे पास अवेलेबल है वो है 187,200 और पी की एक यूनिट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए का 1.5 घंटा लगेगा। अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 आवर लगेगा तो 187,200 आवर में आप कितनी यूनिट बना सकते हो सर? 1,24,800। लेकिन केवल डिपार्टमेंट ए से बात तो नहीं बनेगी, डिपार्टमेंट सी में भी काम होना है प्रोडक्ट पी का। डिपार्टमेंट सी में हमारे पास 1,15,200 आवर्स है और प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए एक यूनिट के लिए
2 आवर्स की जरूरत है। अगर एक यूनिट के लिए 2 आवर्स चाहिए तो 1,15,200 आवर्स में कितनी यूनिट बना पाओगे? 57,600। अब भले ही डिपार्टमेंट ए में इतनी कैपेसिटी क्यों ना हो, सी में जब कम बनेगी तो ओवरऑल यूनिट भी कम ही बनेगी। तो इस सिचुएशन में पॉसिबल यूनिट कंसीडर करी जाती है जो कि मिनिमम होती है। तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट पी की केवल और केवल 57,600 यूनिट ही बना पाओगे। प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने कर दिया है यहाँ पे 54 रुपी एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन था, तो 54 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पी से आप 31,10,400 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। अब हुआ क्या, जब आपने प्रोडक्ट पी की 57,600 यूनिट बनाई तो डिपार्टमेंट ए में 1.5 घंटा ही तो लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ए के 86,400 आवर्स यूटिलाइज हो गए प्रोडक्ट पी को बनाने में, जबकि अवेलेबल थे 187,200। तो आपके पास बैलेंस आवर बच गए 1,00,800। 1,00,800 1,08,000 आवर्स आपके पास बच गए। इसको आप यूज कर सकते हो क्यू के लिए। जब आप क्यू में जाओगे तो आपको पता है कि अब डिपार्टमेंट ए में 1,08,000 आवर्स बचे हैं और क्यू की एक यूनिट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए के 2 घंटों की जरूरत है। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगेंगे तो 1,08,000 आवर्स में आप बना सकते हो 50,400 यूनिट। डिपार्टमेंट बी की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट बी में हमारे पास आवर्स थे 129,600 और एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। तो 1,29,600 129,600 आवर्स में आप 51,840 यूनिट बना सकते हो। लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट ए में कम आवर्स है तो मैं 50,400 यूनिट ही बना सकता हूं। तो ऑफकोर्स जो भी मिनिमम होगी वही यूनिट आप बना पाओगे, 50,400 यूनिट आप बना पाओगे। मैंने कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर दिया, 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन था तो 60 का कंट्रीब्यूशन। हालांकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि प्रॉफिट निकाल के दो, फिर भी मैंने यहाँ पे शो कंट्रीब्यूशन कर दिया है। अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन भी करके आते हो पी और क्यू दोनों का मिक्स करके ऐड करके तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो सॉल्व होना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए की अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट द इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट द मॉडरेट क्वेश्चन, वी कैन से दिस इज द टफ क्वेश्चन, जो कि जिन बच्चों ने इस तरीके की वैरायटीज कर रखी है वही इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3A थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3B जो दिया वो थोड़ा सा इजी दे दिया। ट्रांसफर प्राइसिंग का इजी क्वेश्चन, डिवीजन के ऑफ KLM इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए प्रॉफिट सेंटर एंड इट्स एंटायर प्रोडक्शन इज यूटिलाइज्ड बाय अदर डिवीजन। इंफॉर्मेशन दे दिया आपको डिवीजन के की कि के में हम 25,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, मटेरियल की कॉस्ट 115 है, लेबर की कॉस्ट 90 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट 35 है, जिसमें अगर आप वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करते हो तो 35 का 40% फिक्स है, 14 रुपीज फिक्स है और 21 इसमें वेरिएबल था। एडमिन ओवरहेड पर यूनिट 9 रुपीज है, सारा का सारा फिक्स है। अपोर्शनड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन के में 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, टैक्स का रेट अप्लाई होता है आप पे 30%। और क्वेश्चन की 3 काफी छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट थी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला कहते हैं 15% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। पहला पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल था, नो डाउट, बट कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। सिंपल सी बात ये है 15% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो बिफोर टैक्स में। टैक्स का रेट क्या है 30%। तो अगर आप 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट कर लोगे तो आपका बिफोर टैक्स प्रॉफिट इन परसेंटेज पता लग जाएगा। 15% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो 15 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट 15 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.30, इसका मतलब बिफोर टैक्स ये 21.429% होना चाहिए ट्रांसफर प्राइस का। बिफोर टैक्स ये ट्रांसफर प्राइस का 21.429% होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉस्ट देख ली कि कॉस्ट कितनी थी मेरी, जस्ट ये कॉस्ट का एडिशन किया तो कॉस्ट का एडिशन आया 115 प्लस 90 प्लस 35 प्लस 9, 249 की हमारी कॉस्ट थी। अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, कितना
प्रॉफिट चाहिए 21.429%, टोटल कॉस्ट है मेरी 249। तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसफर प्राइस का इतना परसेंट प्रॉफिट है तो बचा हुआ जो पार्ट है 100 माइनस 21.429, 78.571% जो है वो आपकी कॉस्ट है। तो सिंपल 249 डिवाइड बाय 100 माइनस 21.429% करोगे, आपको आपका ट्रांसफर प्राइस पता लग जाएगा 316.91 पर यूनिट। इसको प्रेजेंट करने के, सॉल्व करने के तरीके और भी अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो सेम आना चाहिए 316.91। अगर आपने प्रेजेंटेशन अलग करी है बट आंसर आपका ठीक है तो 100% आपका आंसर ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा इजी थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट ने कहा 20% रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, वो भी आफ्टर टैक्स। इन्वेस्टमेंट कितना है अपना सर 75 लाख का, इस पे रिटर्न आपको कितनी चाहिए सर 20% की। तो सिंपल कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए मुझे 75 लाख का 20%, 20% मुझे रिटर्न चाहिए वो भी आफ्टर टैक्स, और इन्वेस्टमेंट कितना है 75 लाख, मतलब अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए 15 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको बिफोर टैक्स ले आओ, 15 लाख डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3, इसका मतलब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए 21,42,857। और ये प्रॉफिट कितनी यूनिट से चाहिए आपको, तो सर हमें ये प्रॉफिट चाहिए 25,000 यूनिट से। तो 25,000 से डिवाइड कर दिया तो आपको पर यूनिट प्रॉफिट पता लग गया कितना चाहिए। बस आपके पास कॉस्ट तो थी ही 249, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो 85.71, तो आपको ट्रांसफर प्राइस रखना पड़ेगा यहाँ पे 334.71 पर यूनिट, 334.71 पर यूनिट। प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है बट आंसर शुड बी सेम। तीसरा पॉइंट था वो थोड़ा और ज्यादा इजी था, 30% मार्कअप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज एडेड टू टोटल कॉस्ट। कंफ्यूजन यहां पे ये नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट में ही प्रॉफिट ऐड कर दो, कहते हैं नहीं, लेंगे तो टोटल कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट चाहिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट का 30%। तो टोटल कॉस्ट तो वही 249 ही रखनी है आपने, 249 ही रखनी है आपने। प्रॉफिट मुझे चाहिए मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का 30%। तो मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें 115 इज योर मार्जिनल कॉस्ट, 90 इज योर मार्जिनल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में 21 इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो 115 प्लस 90 प्लस 21 जो भी आया, इसी का 30% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट चाहिए 67.8 पर यूनिट। तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी 316.8, 316.8। तो ये जो क्वेश्चन था ये छोटा क्वेश्चन था, इसका आंसर छोटा था 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने ठीक किया होगा। अगर आपने ये आफ्टर टैक्स वगैरह के ट्रीटमेंट आपको आते हैं तो आपने इसको बिल्कुल ठीक किया होगा। और आई थिंक आप एफएम भी पढ़ते हो तो ये वाले ट्रीटमेंट जो है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स ये तो आपके लिए कॉमन होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन को रीड करने में ही किसी ने मिस्टेक कर दी हो तो एक अलग मैटर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दोनों पार्ट को एनालाइज किया जाए तो वी कैन से ए और बी दोनों मिला के मॉडरेट क्वेश्चन था। ए काफी ज्यादा टफ था, टफ कैटेगरी में रख सकते हो आप ए को। बी जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का इजी टू मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने छोड़ा भी हो तो भी एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए 14 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4A, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में देखने को मिल जाता है और हमारे बच्चों ने ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करा हुआ भी था। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले करा हुआ है तो आप इसको विद इन 5 मिनट सॉल्व कर सकते थे, नहीं करा हुआ मे भी बच्चों को दिक्कत आई हो। क्वेश्चन नंबर 4A, अल्फा लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई whose respective fixed cost are F1 and F2. Fixed cost X की F1 है, Y की F2 है। You are given that unit contribution of Y is 1/5 less than the unit contribution of X. Y का जो contribution है वो X के कंपेरिजन में 1/5 कम है। अगर मैं सॉल्यूशन आपको शो करूं तो अगर हम कहें कि यूनिट कंट्रीब्यूशन X का C है तो Y का 1/5 कम, 1/5 होता है 20%, तो 20% कम है, तो C माइनस 20% मतलब 0.8C आ जाएगा, 0.8C आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा ये जो F1 और F2 है इन दोनों का टोटल आप करते हो तो 1.5 लाख रुपए है। F1 प्लस F2 जो है वो 1.5 लाख है। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ X इज 1800 यूनिट। X का ब्रेक इवन पॉइंट 1800 है,
तो ऑफ कोर्स ब्रेक इवन पॉइंट एक्स का कैलकुलेट करते वक्त F2 कंसीडर करने का मतलब ही नहीं बनता, ये लाइन तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट एक्स का बता रहे हो तो एक्स की फिक्स्ड कॉस्ट को एक्स की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1800 यूनिट आया होगा। तो आपके पास 1800 यूनिट आया होगा, मतलब वी कैन से सर प्रोडक्ट एक्स जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1800 यूनिट इनका ब्रेक इवन पॉइंट है और एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना है सी। इसका मतलब 1800 सी जो है, 1800 सी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। 1800 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 सी विल बी योर टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये 1800 सी जो है वो आपका F1 है। 1800 सी जो है वो आपका F1 है। इसके बाद क्वेश्चन है का 3000 यूनिट्स इज द इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई। और इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई मेक इक्वल प्रॉफिट एट 3000 यूनिट कंसीडरिंग दियर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कॉस्ट। कहते हैं 3000 यूनिट अगर बनाए दोनों की एक्स और वाई की, तो 3000 यूनिट के लेवल पे दोनों का प्रॉफिट क्या आता है, सेम आता है। कोई इन्वेंट्री बिल्डअप वगैरह कुछ भी नहीं है, जितना बेच बनाते हैं उतना बेच देते हैं। क्वेश्चन की डिमांड यही है कि ये जो F1 और F2 फिक्स्ड कॉस्ट है ये बताओ क्या है, और X और Y का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेन आपको अब 3000 यूनिट की इक्वेशन यूज कर लेनी थी। देखो प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। एक्स का एक्स का क्वेश्चन ने का 3000 यूनिट बनाते हैं तो हमारा इक्वल प्रॉफिट आता है। तो अगर आप एक्स की 3000 यूनिट बनाओगे, हर यूनिट पे सी कंट्रीब्यूशन कमाओगे तो इट विल बी 3000 सी। माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से, और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आपको सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता थी 1800 सी। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के प्रॉफिट की बात करें तो 3000 यूनिट आप बनाओगे, हर यूनिट से कंट्रीब्यूशन होगा 0.8 सी, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट वाई की क्या होगी। सर फिक्स्ड कॉस्ट वाई की अगर बात करें तो एक्स और वाई दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट मिला के 1,50,000 है, जिसमें से 1800 सी की फिक्स्ड कॉस्ट है एक्स की, तो 1,50,000 माइनस 1800 सी। बस इसको हमने सॉल्व किया तो हमें सी पता लग गया 50 रुपीज। सी क्या था, एक्स का कंट्रीब्यूशन। तो एक्स का कंट्रीब्यूशन अगर 50 है तो इसका 80% 40 रुपीज आपका वाई का कंट्रीब्यूशन आएगा। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, यूनिट कंट्रीब्यूशन। और किसी भी इक्वेशन में अगर आप ये सी रख के सॉल्व करोगे तो सिंपल सी मैं बात करूं, ये 1800 सी था F1, तो 1800 इंटू सी दैट विल बी 90,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गई एक्स की, तो बचा हुआ 60,000 आ गया आपका वाई की फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब किसी ने करा हुआ है तो बहुत इजीली विद इन 5 मिनट्स कर सकते हो, नहीं करा हुआ आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आप ठीक कर लो, हो सकता है आप ना भी ठीक कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है वो इजी नहीं था, बट जिन्होंने कर रखा था उनके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी की तरफ अगर बढ़े तो बी पार्ट आपको फिर से एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग का प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, प्रीतम ऑफ पटना प्रेजेंटली ऑपरेट हिज प्लांट एट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट ओनली टू मीट द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडर ए रेट कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रीतम है, पटना के पर्सन है, ये 80% पे काम कर रहे हैं फिलहाल और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के लिए काम करते हैं। ही सप्लाई द प्रोडक्ट फॉर ₹4 लाख एंड अर्न ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल। 4 लाख रुपए में माल बेचते हैं तो उसमें 20% इनका प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 80,000 रुपए इनका प्रॉफिट मार्जिन है, तो 3,20,000 कॉस्ट है। क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, मतलब अगर डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट जो भी है आपकी कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो से एग्जांपल वो 10 रुपए पर यूनिट होती है तो 10 रुपए पर यूनिट 10 रुपए पर यूनिट ही आगे भी चलेगा। द इनडायरेक्ट कॉस्ट एज पर हिज बजट प्रोजेक्शन आर। कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 80%, 90% और 100% पे आप कितनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करते हो वो बता दिया। 80% पे अभी जो आप काम कर रहे थे वो 20,000 यूनिट का लेवल था और उस पे आपकी
इनडायरेक्ट वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है वो बता दी। कहते हैं ही हैज रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, अब उनको मिला एक एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट इक्वल टू 20% ऑफ इट्स प्रेजेंट ऑपरेशन। प्रेजेंटली ये 80% पे काम कर रहे थे जो 20,000 यूनिट था, तो इसका 20% मतलब 4,000 यूनिट का एक्सपोर्ट ऑर्डर है। एडिशनल पैकिंग चार्जेस आएंगे इस पे 1,000 रुपए के। यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द प्राइस टू बी कोटेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर। इस एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब 4,000 यूनिट का प्राइस बताओ। टू गिव हिम ए प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए 10% ऑन द सेलिंग प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस का 10% प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, ये जो मिसिंग है, यही आपको यहां पे कैलकुलेट करनी थी। सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन कर दी थी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट की, जो कि काफी सिंपल थी। सर 4 लाख रुपए में 20% अगर आपका प्रॉफिट है तो 3,20,000 रुपए आपकी कॉस्ट है। और ये 80% का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, जहां पे 80,000, 40,000 और 80,000 दीज आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप अगर अपने टोटल कॉस्ट में से ये इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट पता लग जाएगी, जो कि 1,20,000 है। और ये 1,20,000 रुपए की कॉस्ट 20,000 यूनिट्स के लिए है। इसका मतलब आपकी डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6 रुपए है। तो ये 6 रुपए पर यूनिट 6 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। बस अब क्या था, एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए आप कैलकुलेशन कर दो। तो सिंपल क्वेश्चन ने कहा 20% ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन। प्रेजेंट ऑपरेशन 80%, 20,000 यूनिट तो 20,000 का 20%, 4,000 यूनिट के लिए आपको कैलकुलेशन करके देनी थी। एक यूनिट की डायरेक्ट कॉस्ट 6 रुपए है, तो 4,000 की कॉस्ट आ गई 24,000। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको हल्का फुल्का एनालिसिस करना पड़ेगा। हल्का फुल्का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो कोई दिक्कत है नहीं। 20,000 यूनिट के लिए 80,000 रुपए की कॉस्ट है, मतलब 4 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, तो 4 रुपए पर यूनिट अप्लाई कर दिया, तो 4,000 इंटू 4 16,000 आ गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि सर 2,500 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है। 2,500 रुपए की आपकी कॉस्ट बढ़ रही है कब? जब आपकी यूनिट जो है वो भी 2,500 बढ़ रही है। मतलब चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करता हूं तो 2,500 रुपए की कॉस्ट 2,500 यूनिट के लिए बढ़ रही है, तो 1 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 4,000 यूनिट के लिए 4,000 आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो लेते नहीं है हम इस तरीके के एक्सपोर्ट ऑर्डर में, केवल एडिशनल कॉस्ट लेते हैं। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड पार्ट है वो भी नहीं आएगा, और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये भी नहीं आएगी। हाँ, एडिशनल पैकिंग चार्जेस जो 1,000 रुपए के वो जरूर हम चार्ज कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 45,000। क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट चाहिए 10% एक्सपोर्ट प्राइस का। इसका मतलब दैट 45,000 विल इंडिकेट 90% ऑफ द सेल वैल्यू। तो प्रॉफिट आ जाएगा 5,000, टोटल सेल आ जाएगी 50,000, और ये 50,000 4,000 यूनिट के लिए है। तो एक यूनिट का जो प्राइस आपको सेट करना है वो करना है 12.5 रुपए पर यूनिट। 12.5 रुपए पर यूनिट। ये क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं, इजी नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रीजन बीइंग डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है, वो कॉन्सेप्ट है एक। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेनी, वो भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा। साथ में सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इजी तो नहीं कहूंगा, बट मॉडरेट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, पार्ट ए तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, आपने इस तरीके का क्वेश्चन करा हुआ या नहीं करा हुआ। बी भी कॉन्सेप्चुअल है, तो 4 ए और बी दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा पूरा यहां पे आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। इजी इसको नहीं कहा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 फुल्ली डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है तो दोनों ही पार्ट इजी थे। पार्ट ए, द स्टैंडर्ड लेबर कंपोनेंट एंड द एक्चुअल लेबर कंपोनेंट एंगेज्ड ड्यूरिंग द मंथ आर गिवन बिलो। 3 तरीके के वर्कर थे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करे हुए होते हैं, हो सकता है सेम फिगर के साथ भी करे हो या फिर हल्की फुल्की फिगर्स के साथ, चेंज के साथ आपने किए हुए हो। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आपको बता दिए, स्टैंडर्ड रेट पर आवर बता दिया, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर बता दिए, एक्चुअल रेट बता दिया। एक महीने का मतलब 200 घंटे मानने हैं, और ग्रुप प्रोड्यूस्ड 9600 आवर्स ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड आवर्स आपको बता दिए हैं पहले ही, 9600 आवर्स का काम हुआ है। क्वेश्चन की डिमांड थी लेबर का रेट, एफिशिएंसी,
मिक्स और कॉस्ट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करके देना था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस तैयार कर लिया, लेबर के नाम लिखने का एक कॉलम बनाया, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, देन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है इसलिए आरएसएस का कॉलम लिया, और लास्ट में एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीन तरीके के वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स की अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, 30 वर्कर 200 घंटे 30 इंटू 200, सेमी स्किल्ड में 10 इंटू 200 और अनस्किल्ड में भी 10 इंटू 200। तो ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। इसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के कॉलम में हमें स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल पता लग गया था कि 9600 आवर्स का वर्क हुआ है। तो बस आपने करना है कि इस 9600 को जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 311, या फिर इनके जो आवर्स है 6000 2000 2000, मतलब 3:1:1 के रेशियो में बांट देना है। तो 9600 को 311 के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया तो 5760 1920 और 1920 आ गया। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास गिवन थे 532, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंडिविजुअल लेबर वाइज भी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 38,400। इसके बाद मैंने मूव ऑन किया एक्चुअल फॉर एक्चुअल आवर्स में। एक्चुअल वर्कर थे 24, तो 24 इंटू 200, 15 इंटू 200, 12 इंटू 200 करोगे, आपको आपके एक्चुअल आवर्स पता लग गए इंडिविजुअली, और इसका टोटल था 10,200। इस टोटल को अगर आप स्टैंडर्ड रेशियो 311 में डिवाइड कर दोगे तो आपको आपके आरएसएस पता लग जाते हैं, और एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्चुअल रेट 6 से 2.5 और 2 से, तो हमें यहां पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट पता लग गई, दैट इज 41,100। क्वेश्चन की डिमांड की बात करें तो सबसे पहले रेट वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। 5 माइनस 6 इंटू 4800, 3 माइनस 2.5 इंटू 3000, 2 माइनस 2 इंटू 2400। आपको यहाँ पे आपका लेबर रेट वेरिएंस मिल गया जो कि टोटल है 3300 एडवर्स। इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट थी एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। 5760 माइनस 4800 मल्टीप्लाई बाय 5, 1920 माइनस 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1920 माइनस 2400 इंटू 2। तो ये आपको आपके इंडिविजुअली एफिशिएंसी वेरिएंस और उसका टोटल मिल गया 600 रुपए फेवरेबल। थर्ड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, आपको मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना था। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आरएसएच माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। 6120 माइनस 4800 इंटू 5, 2040 माइनस 3000 इंटू 3, 2040 माइनस 2400 इंटू 2। यहां से आपको आपका मिक्स वेरिएंस इंडिविजुअली भी पता लग गया और उसका टोटल भी पता लग गया। और क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट सिंपल थी, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 38,400, एक्चुअल कॉस्ट थी 41,100, तो आपको यहां पे आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस मिल गया 2700 एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 5A इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, बशर्ते आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के ना जा रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के चले जाते हैं कि चैप्टर लेंदी है, इतने सारे वेरिएंसेस है, इतना सारा फॉर्मूला है, बट दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिमिलरली अगर मैं पार्ट बी में भी आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो था वो आपको यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में से देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 5B, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए यूनिट फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फॉर ए प्रोजेक्ट। नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज थे 25 और बजटेड मैन आवर्स पर डे थे 6000। तो 25 इंटू 6000 करेंगे तो 1.5 लाख हमारे बजटेड आवर्स आ जाएंगे। सबसे पहले बजटेड आवर्स आ जाएंगे 1,50,000 के। इसके बाद आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स बजट में एक था, अगर एक घंटे में एक यूनिट बनाने का टारगेट था तो 1.5 लाख घंटों में 1.5 लाख यूनिट का टारगेट था, तो बजटेड आउटपुट आपको पता लग जाएगा 1,50,000 यूनिट्स। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड, बजटेड ओवरहेड आपके पास गिवन है 1,50,000 के, तो सिंपल बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर्स से डिवाइड करके आप बजटेड रेट पर आवर कैलकुलेट कर सकते हो जो कि 1 रुपए पर आवर आएगा। एक्चुअल में आपने 27 डेज की वर्किंग करी और एक्चुअल मैन आवर्स पर डे 6300 थे,
तो 27 इंटू 6300 करोगे, आपको आपके एक्चुअल आवर्स पता लग गए 1,70,100 और एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट 0.9 है। तो आपने जो 170,100 आवर्स निकाले हैं, 1 घंटे में 0.9 यूनिट बनेगी, तो आपका एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा 153,090 यूनिट्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 1,56,000। तो यहां से आपको डेटा पता लग गया था। क्वेश्चन की डिमांड थी आपको एक्सपेंडिचर, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, वॉल्यूम और कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस भी कैलकुलेट करके देने थे और बाकी इसके लिए आपको स्टैंडर्ड आवर्स की भी जरूरत पड़नी थी। तो स्टैंडर्ड आवर्स सिंपली आप कह सकते हो, अगर 1,50,000 घंटे थे 1,50,000 यूनिट के लिए, 1,50,000 घंटे थे 1,50,000 यूनिट के लिए, तो फिर 153,090 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए? तो 153,090 लगने चाहिए। अगर 153,090 इज द स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर्स को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करके आप यहां पे कैलकुलेट कर लोगे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। साथ में आपको कैपेसिटी के लिए जरूरत पड़ेगी आरबीएच की रिवाइज बजटेड आवर। तो सिंपली आप कह सकते हो, अगर 1,50,000 घंटे काम होना था कितने दिन में? 25 दिन में। 25 दिन में, तो 27 डेज में कितना काम होना चाहिए था? तो दैट इज योर रिवाइज बजटेड आवर 1,62,000। बस इसके बाद तो आपको लगाने हैं फॉर्मूले। एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था आपका 1,50,000 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड था 1,56,000, तो 6,000 यहाँ पे एडवर्स आ जाएगा। कैलेंडर वेरिएंस की बात करें, सेकंड वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड डेज। एक्चुअल डेज आपने 27 डेज की वर्किंग करी, माइनस बजटेड डेज थे 25 इंटू बजटेड ओवरहेड थे 1,50,000 डिवाइड बाय बजटेड डेज 25। आंसर आएगा आपका 12,000 रुपए फेवरेबल। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट थी कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूला होगा एक्चुअल आवर्स माइनस आरबीएच। एक्चुअल आवर्स थे आपके 170,100, जबकि रिवाइज बजटेड आवर है 1,62,000। रेट तो आपका ₹1 का है ही, तो 8100 फेवरेबल आ जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बजटेड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैलकुलेट किए थे 153,090 और एक्चुअल आवर्स थे आपके 1,70,100। मल्टीप्लाई तो वही आपका ₹1 चल ही रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा 17,010। एफिशिएंसी के बाद आपको वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अब्सॉर्ब था 1,53,090 और बजटेड था आपका 1,50,000, तो 3,090 फेवरेबल आ जाता। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल। अब्सॉर्ब था आपका 153,090, एक्चुअल था 1,56,000, तो 2,910 एडवर्स आपका आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 फुल्ली डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस क्वेश्चन को करा हुआ होता है। दोनों तरीके के क्वेश्चन आपने करे हुए होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 फुल्ली डेडिकेटेड टू बजट एंड बजटरी कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, जिसमें पार्ट ए आपको प्रोडक्शन एंड लेबर बजट का क्वेश्चन देखने को मिला, तो पार्ट बी जो है वो आपको एक सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट देखने को मिला। पार्ट ए जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को आप पढ़ने में अगर सही से पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजी है। बाकी देखने में थोड़ा सा टिपिकल टिपिकल लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो ठीक था। सेंचुरी इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नाम रहेंगे ए, सी एंड ई इन 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफ और जी। द फॉलोइंग डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स 31 मार्च 2025 का है और ये क्लोजिंग 26 का है। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये एक्चुअल में आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। दूसरी बात आपको यहां पे ये देनी है कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स गिवन होती है, बट यहां पे ये अमाउंट है वो भी 1000 टर्म में। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट है। बट क्वेश्चन ने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बता दिया था 24, 15, 20, ताकि आप बहुत इजीली इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर सको। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया।
यहां पे मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया सिंपली। 7,20,000 डिवाइड बाई 24, 5,40,000 डिवाइड बाई 15, 18 लाख डिवाइड बाई 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। सिमिलरली 6 लाख डिवाइड बाई 24, 5,70,000 डिवाइड बाई 15, 10 लाख डिवाइड बाई 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स आ गई। तो एक मिस्टेक तो बच्चा यहीं पे कर सकता है कि अमाउंट को अगर ध्यान से नहीं देखा, ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान से नहीं देखे, तो ये गलती होने के चांसेस थे। इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग तो पता लग गए थे अपने को। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा स्टैंडर्ड प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 20%, 25% और 16.66 दीज आर द प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो 80% को इंडिकेट करेगी। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर दिया। 24 80% है तो सेलिंग प्राइस 30 होगा। ये जो 15 है ये 75% को इंडिकेट करेगा, तो सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट होगा। और ये जो 20 रुपीज की कॉस्ट है ये 83.33% को इंडिकेट करेगी, तो 24 का सेलिंग प्राइस होगा। यहां से सेलिंग प्राइस निकाल दिया। साथ में नॉर्मल लॉस भी है प्रोसेसिंग में, परसेंटेज ऑफ इनपुट 10, 20 और 5, ये लास्ट में हम कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए आपको बजटेड सेल बताई 000 में 25, 26 की, वो भी एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज। एरिया वाइज से सर कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि हमें कोई एरिया वाइज यहाँ पे बजट वगैरह बना के देना ही नहीं था। हमें यहाँ पे बजट केवल और केवल प्रोडक्शन बजट बना के देना था। प्रोडक्शन बजट बना के देना था जिसका एरिया से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग आपको सिंगल फिगर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको करना क्या था, यहाँ पे ये चारों का टोटल सेल आपके पास गिवन है। तो ए की ये सेल है, बी सी की ये सेल है और ई की ये सेल है, और ये 000 में है। सेलिंग प्राइस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो सिंपल 42 लाख डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सिमिलरली 30 लाख डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 20, 1,50,000 यूनिट। और ये था आपका 1,80,00,000 की सेल, 24 रुपए पर यूनिट, तो 4,20,000 यूनिट। बस आपने इस सेल वैल्यू को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट कर लेनी थी। बस अब अपना काम हो गया था। हमने सेल यूनिट भी फाइंड आउट कर ली, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर ली, ओपनिंग भी कर ली। तो यहां पे मैंने प्रोडक्शन बजट में सबसे पहले सेल यूनिट प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक यूनिट। तो मैं यहां पे अपना प्रोडक्शन पे पहुंच तो गया था, लेकिन क्वेश्चन ने यहां पे लॉसेस भी बता दिए थे। 10% ऑफ इनपुट, मतलब आपने जो प्रोडक्शन निकाला है दैट विल इंडिकेट 90%। तो अकॉर्डिंगली टोटल प्रोडक्शन आपको 150 करना है। सिमिलरली जो आपने सेकंड केस में 1,52,000 निकाला है दैट विल इंडिकेट ओनली 80%, क्योंकि 20% लॉस है। तो आपका टोटल प्रोडक्शन 1,90,000 रहेगा। सिमिलरली जो 3,80,000 आपने कैलकुलेट किया है दैट विल इंडिकेट 95%, क्योंकि 5% लॉस है, तो 4 लाख। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये लॉस की यूनिट पता लग गई थी। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड प्रोडक्शन बजट कुछ इस तरीके से आपको बनाना था। सेकंड बजट आपके लिए थोड़ा इजी ही रहता अगर आपने फर्स्ट सही बनाया हो, क्योंकि सेकंड में तो आपको लेबर का बजट बनाना था प्रोडक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। प्रेजेंटेशन हल्की फुल्की अलग हो सकती है सेकंड पॉइंट में, क्योंकि मैंने टॉप पे लिए हैं प्रोडक्ट और वर्टिकल में यहां पे लिए हैं डिपार्टमेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि टॉप पे डिपार्टमेंट लो और वर्टिकल में आप प्रोडक्ट लो। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लिए ACE और इधर डिपार्टमेंट लिए F और Z। नंबर ऑफ यूनिट अपने को पता लग गई थी 150, 190 और 4 लाख। 150, 190 और 4 लाख। क्वेश्चन में आपके पास लेबर का डेटा गिवन था कि डिपार्टमेंट F जो है उसका टाइम लगेगा A, C और E में 0.25, 0.2 और 0.2। बस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आवर्स कैलकुलेट कर लेने थे। सिमिलरली डिपार्टमेंट जी का टाइम लगेगा 0.25, 0.20 और 0.25। बस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे आवर्स पता लग गए। आवर्स पता लग गए तो मैंने इन आवर्स का कर लिया टोटल, प्रोडक्ट ए के लिए, सी के लिए और ई के लिए। तो ये तो आवर्स बजट बना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेबर का रेट भी गिवन था 10 और 12 रुपए, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉस्ट बजट भी चाह रहा था। और लेबर का बजट बोला था, ये नहीं बोला कि आवर्स में बताया या कॉस्ट में। तो मैंने इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एफ का रेट था 10 रुपए, तो 37,000 इंटू 10, प्लस जी का रेट था 12 रुपए, तो 37,500 इंटू 12। तो ये आपकी लेबर कॉस्ट आ गई। सिमिलरली सी में 38,000 इंटू 10 प्लस 38,000 इंटू 12,
8,36,000, 80,000 इंटू 10 प्लस 1 लाख इंटू 12, 20 लाख। ये आपका बजट बन गया प्रोडक्ट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज के लिए मैंने रो बनाई थी, तो यहां पे इन सबका टोटल किया 37,500 प्लस 38,000 और प्लस 80,000। तो डिपार्टमेंट एफ में 1,21,750 घंटे 10 रुपए का रेट है, तो कॉस्ट आएगी 12,17,500। सिमिलरली जी डिपार्टमेंट में 37,500 प्लस 38,000 प्लस 1 लाख 175,500 आवर्स थे, रेट है 12 रुपए का, कॉस्ट आएगी 12 लाख वो 21,06,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो यहां पे बजट बना के देना था। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी था, दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट ए कैपेसिटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट इज गिवन इन द टेबल बिलो। फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन, आपको 5,000 यूनिट के लेवल पे ये डेटा गिवन है। फॉर ए वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल द इंडिविजुअल एक्सपेंस वेरी। कहते हैं 25% कैपेसिटी ऊपर नीचे होगी तो खर्चे कम ज्यादा होंगे, एज इंडिकेटेड इन कॉलम बी। तो कॉलम बी में परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी गिवन है। क्लियरली मैं बात करूं, इस लाइन की कोई रेलेवेंसी नहीं है, ये जस्ट एक कंफ्यूजिंग लाइन है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो 5,000 यूनिट के लेवल पे गिवन है, 5,000 का 25% होता है 1250, बट आपको बजट 1,000 यूनिट कम और 1,000 यूनिट ज्यादा पे बना के देना है, तो 25% की तो कोई रेलेवेंसी नहीं थी। बस यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वेरिएबिलिटी आपके पास गिवन है। आपको बजट बना के देना था 4,000 और 6,000 पे, तो मैंने यहाँ पे बजट बनाना शुरू किया, एग्जिस्टिंग लेवल ले लिया था 5,000 का, और 4,000 और 6,000 पे आपको बना के देना था। सबसे पहले वेरिएबल खर्चे लिखे कि मटेरियल की कॉस्ट 25,000 रुपए है, और कितनी यूनिट्स के लिए था ये, 5,000 के लिए। तो 25,000 है, 5,000 के लिए मतलब 5 रुपए पर यूनिट है, तो 5 इंटू 4,000, 5 इंटू 6,000। सिमिलरली लेबर की कॉस्ट थी 15,000 5,000 यूनिट के लिए, तो 15,000 कॉस्ट थी 5,000 यूनिट के लिए, मतलब 3 रुपए पर यूनिट था, तो 3 इंटू 4,000, 3 इंटू 6,000। ये वेरिएबल था पूरा, ये वेरिएबल था पूरा। इसके बाद मैंने स्टोर पिक कर लिया, 1,000 रुपए का खर्चा था 5,000 यूनिट के लिए, तो इसका मतलब एक यूनिट के लिए 20 पैसा, तो 20 पैसा इंटू 4,000, 20 पैसा इंटू 6,000। इसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड कॉस्ट उठा ली कि वेरिएबल 0% मतलब सारा का सारा फिक्स, तो डेप्रिशिएशन 10,000 रुपए, ये 10,000 तो 10,000 ही रहेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे काम करो। इसके बाद बाकी सारे के सारे खर्चे सेमी वेरिएबल थे, तो पावर था 1250 जिसमें 80% वेरिएबल है, तो 1250 का 80% 1,000 रुपए तो वेरिएबल है, तो बचा हुआ 250 रुपए फिक्स है। जो फिक्स है 250 वो तो सेम ही रहेगा। 1,000 रुपए है 5,000 यूनिट के लिए, मतलब 20 पैसा, तो 20 पैसा इंटू 4,000, 20 पैसा इंटू 6,000। नेक्स्ट खर्चा उठाया रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000, जिसका 75% वेरिएबल है, मतलब 1,500 रुपए वेरिएबल है, 500 रुपए फिक्स, तो 500 तो फिक्स ही रहेगा। 1,500 रुपए 5,000 यूनिट के लिए, तो 30 पैसा पर यूनिट, 30 पैसा इंटू 4,000, 30 पैसा इंटू 6,000। नेक्स्ट खर्चा था मेरा इंस्पेक्शन 500 रुपए, जिसमें 20% मतलब 100 रुपए वेरिएबल है, तो 400 रुपए फिक्स है, 400 तो फिक्स ही रहेगा। 100 रुपए है 5,000 यूनिट के लिए, मतलब 2 पैसा, 2 पैसा इस फॉर पर यूनिट, तो 2 पैसा इंटू 4,000, 2 पैसा इंटू 6,000। और लास्ट आप नहीं, एडमिन ओवरहेड था आपका 5,000, जिसका 25% मतलब 1,250 रुपए वेरिएबल है, बचा हुआ पार्ट 3,750 रुपए आपका फिक्स है। जो 3,750 फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा। 1,250 है अगर 5,000 यूनिट के लिए, तो 25 पैसा पर यूनिट, 25 पैसा मल्टीप्लाई बाय 4,000, 25 पैसा मल्टीप्लाई बाय 6,000। और लास्ट खर्चा था आपका 3,000 सेलिंग ओवरहेड, जिसका 50% वेरिएबल है, मतलब 1,500 रुपए वेरिएबल और 1,500 रुपए आपका फिक्स है। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। 1,500 रुपए 5,000 यूनिट के लिए, तो 30 पैसा पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 4,000 1,200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6,000 करोगे तो 1,800। सारी कॉस्ट का टोटल किया 62,750, 53,480, 72,020। क्वेश्चन की डिमांड थी यूनिट कॉस्ट बता देना। क्वेश्चन ने कहा था यूनिट कॉस्ट बता देना, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया 5,000, 4,000, 6,000, तो आपको 12.55, 13.37 और 12 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हल्की फुल्की आपकी प्रेजेंटेशन वेरी कर सकती है, बट आंसर जो है वो आपका सेम ही आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था, क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से, और इस क्वेश्चन को लेकर काफी चर्चा में ये क्वेश्चन था। रीजन बीइंग यहाँ पे
लॉन्ग टर्म डेट जो था इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन था, तो इसके यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहले ही मैं बता देता हूं, कोई बच्चा यहाँ पे जो 365 डेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर कर सकता था। कोई बच्चा 0% ले सकता था, कोई बच्चा 8% रिस्क फ्री है तो हल्का फुल्का 10% 12% का रेट अज्यूम कर सकता था। तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखने को बनेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट क्या सॉल्यूशन देता है। बाकी मैंने यहां पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करी है। क्या सॉल्यूशन है देख लेते हैं। Messrs Tech Vision Limited had earned a net profit of 130 lakh after tax at the rate of 35%। तो सर बहुत इजीली हम यहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 130 लाख है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर लिया जाएगा। टैक्स रेट कितना है 35%, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो पहुंच ही जाओगे 200 लाख। इसके बाद द कंपनी हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म which has gained significant market transactions and the platform has been patented and has a market value of 150 लाख। कहते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पेटेंटेड है, जिसकी मार्केट वैल्यू है 150 लाख की, बट हमने ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है। करनी चाहिए, कर लेंगे। नेटवर्थ दिख रही है 300 लाख की, तो इस पेटेंट को भी ऐड करोगे तो 450 लाख हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म डेट 600 लाख है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग था क्वेश्चन में, जिसको कैलकुलेट करने का देखो कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन में। क्लियरली मैं बात करूं तो जस्ट आप अजम्पशन बेसिस पे जा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंगली एक बेस्ट अजम्पशन लेने की कोशिश करी है। द रेट ऑन 365 डे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8% पर एनम। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वही 8% की ही अजम्पशन ले ली है कि 600 लाख का 8% 48 लाख इंटरेस्ट, तो 248 लाख आपका ईबीआईटी होगा। क्योंकि क्योंकि देखो 0% अजम्पशन लेना थोड़ा सा अटपटा लगता है सर। लॉन्ग टर्म डेट आपने 600 लाख रुपए का ले रखा है और 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा ऑड है। कोई अदरवाइज फिगर मैं लूं 10% 12%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क फ्री रेट से थोड़ा सा ऊपर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बट फिर भी मुझे ज्यादा बेटर ये लगा कि जब क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्यों ना उसी इंटरेस्ट रेट को लॉन्ग टर्म डेट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम किया जाए। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो 99% मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट भी 8% के अकॉर्डिंगली इसका आंसर देगा। बाकी मेरी इंस्टीट्यूट से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अगर 0%, 8% या फिर कोई भी 8% के अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करे और उस बच्चे का जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो सही हो, तो उसको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दिए जाए, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक तो है। तो अकॉर्डिंगली मैंने इसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम किया, तो मेरा ईबीआईटी 248 लाख आ गया, जो कि क्वेश्चन की एक डिमांड भी थी। इसके बाद मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था 13%, स्टॉक का बीटा 1 है, तो बीटा मार्केट का भी 1 होता है, स्टॉक का भी 1 होता है, तो यहां पे जब आप केई कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो ये 13% ही आ जाएगा। केई कैलकुलेट करने जाओगे तो 13% ही आ जाएगा, क्योंकि बीटा 1 ही है। एज द स्टॉक मूव्स इन लाइन विद द ओवरऑल मार्केट, आपको ईवीए कैलकुलेट करके यहां पे देना था, तो केई मैंने कैलकुलेट कर दिया। और जैसा कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिस्क फ्री वाला 8% एज्यूम किया, तो उसको भी नेट ऑफ टैक्स कर दिया, 5.2% आ गया। डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट कर दिया, और डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करते वक्त ये जो पेटेंट था ये भी 150 लाख का मैंने कंसिडर कर लिया था, तो 150 प्लस 300 प्लस 600 1050 लाख जो है वो आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई थी। पेटेंट इज द पार्ट ऑफ इक्विटी, तो आपका इक्विटी हो जाएगा 450 और डेट रह जाएगा 600। तो अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेट कर दिया 450 डिवाइड बाय 1050 इंटू 13 प्लस 600 डिवाइड बाय 1050 इंटू 5.2, ये आ गया 8.54%। इसके बाद मैंने ईवीए का फॉर्मूला यूज कर दिया, एनओपीएटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू डब्ल्यूएसीसी। एनओपीएटी मैंने कैलकुलेट किया था 248 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले जाने के लिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड था 1050, 1050 में 150, 300 और 600 कवर्ड है, मल्टीप्लाई बाई 8.54%, तो मेरा ये आंसर आया 71.53 लाख। 99% मुझे ये लगता है इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन यही रहने वाला है। बाकी इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन एक बार आएगा, जरूर देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आप भी देखना,
कि इंस्टीट्यूट क्या सॉल्यूशन देता है, क्या कुछ अदरवाइज एजम्पशन लेता है या फिर यही 8% वाली एजम्पशन के साथ जाता है। बाकी इंस्टीट्यूट से मेरी रिक्वेस्ट है 0%, 8% या अदरवाइज कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर बच्चे ने अगर सॉल्व किया हो, पैटर्न सही हो, बच्चे ने फॉर्मूला ठीक लिखा हो, बच्चे ने WSCC की कैलकुलेशन का तरीका सेम फॉलो किया हो, तो बच्चे को 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स जरूर जरूर मिलने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी क्वेश्चन देखने को मिला फ्रॉम लर्निंग कर्व। आशा SHG produces and export handicraft item. One of the product line is bamboo made model boat. The product is fully handmade and material required is bamboo and cane. Asha SHG provides you the following detail for production of one batch of 10 unit. 10 यूनिट का डेटा है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है, वन बैच ऑफ 10 यूनिट, लेकिन डेटा देते वक्त पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 130, लेबर कॉस्ट पर आवर है 300। लेबर कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ध्यान देना, पर आवर है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर 1 घंटे का रेट है। अदर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 70, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कमिटेड है, फिक्स है 10 रुपए। कहते हैं पहला जो बैच है दैट टेक 4 लेबर आवर, पहला बैच मतलब पहली जो 10 यूनिट है उसमें 4 घंटे लग रहे हैं। एंड द लर्निंग रेट एप्लीकेबल रहेगा 80%। कंपनी गॉट एन ऑफर फ्रॉम मेसर्स टॉय लिमिटेड टू सप्लाई 160 यूनिट ऑफ बंबू एट 275 पर यूनिट। एक कस्टमर है जो आपसे 160 यूनिट चाहता है, सेलिंग प्राइस कोट हुआ है 275 का। आपको बताना है ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ टाइम बना लोगे। 10 यूनिट का बैच है तो 10 टू 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 और 80 का डबल 160। बैच पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो 10 का बैच 1 है तो 20 के 2 बैच, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। क्वेश्चन ने कहा पहला जो बैच है उसमें 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे 10 यूनिट के हैं तो 1 यूनिट का 0.4 है। लर्निंग है 80%, तो 0.4 का 80%, 0.32 का 80%, 0.256 का 80% और 0.2048 का 80%। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.32, 40 इंटू 0.256, 80 इंटू 0.2048, 160 इंटू 0.16384। तो आपको टोटल टाइम पता लग जाएगा, जो कि पता लग गया 160 यूनिट्स के लिए 26.2144 का टाइम लगेगा। बस इसके बाद क्या है, आप अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो। नंबर ऑफ यूनिट है 160, एक यूनिट की कॉस्ट है 130, दैट विल बी योर मटेरियल कॉस्ट 20,800। लेबर की बात करें तो लेबर के आवर है 26.2144 और लेबर का रेट पर आवर है 300, मल्टीप्लाई करेंगे लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 7864। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ही गिवन है तो 17 टू 160 हो जाएगा सीधा सीधा। सर हम बात कर रहे हैं यहां पे एक ऑर्डर लेने की, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम कभी भी कंसिडर नहीं किया करते। तो अकॉर्डिंगली आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 39864 और ये कॉस्ट है 160 यूनिट की, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 249.15, जबकि कस्टमर तो आपको 275 रुपए देने को तैयार बैठा है। कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ऑफर अडॉप्ट कर लो, क्योंकि अगर आप ऑफर अडॉप्ट करोगे तो आपको 25.85 पर यूनिट का प्रॉफिट यहां पे होने वाला है। तो लर्निंग कर्व का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये ईवीए का क्वेश्चन भी इजी ही होता अगर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता, तो आई थिंक हर बच्चा इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाता, बट इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट यहां पे हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़े, और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी मोबाइल ऐप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, बॉटम में जो ऑप्शन होंगे उसमें स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पे काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे। उस कोर्स में आपको जाना है एमक्यूपी, एमसीक्यू, रिवीजन, एसे दैट इज सजेस्टेड आंसर के पीडीएफ में। तो उस कंटेंट में आप जाओगे तो आपको वहां पे फाइनल और इंटर के पीडीएफ्स देखने को मिलेंगे। इंटर के फोल्डर में जाओगे तो वहां पे आपको सजेस्टेड आंसर का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। जून 26, दिसंबर 25, जून 25 सारे के सारे हमने वहां पे अपलोड करे हुए हैं। दिस इज द रीजन, सेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐप पे अपलोड करे हुए हैं।
आपको एक बार के लिए 2 से 5 मिनट जरूर लगेंगे स्टार्टिंग में डाउनलोड करने में। ऐप डाउनलोड करोगे, जाओगे, ढूंढोगे, बट एक बार मिलेंगे तो सारे ही एक साथ मिल जाएंगे। जून 26, दिसंबर 25, जून 25, आपको अलग अलग उनको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन उसके साथ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। एमसीक्यू बैंक जो आपको यूट्यूब पे कराया उसके भी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। जो हम यूट्यूब पे रिवीजन कराते हैं उसके भी पीडीएफ, एक ही जगह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद और आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिला डिसीजन थ्योरी का क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8A। चंदन अप्लायंसेज लिमिटेड, a manufacturer of smart home device, plans to launch a new product called Aero Pure Smart Air Purifier. This is the name. Due to uncertain market acceptance, the management has estimated the following probability distribution of expected annual sales volume. सेल हो सकती है 8000 यूनिट, 12% प्रोबेबिलिटी है। 10,000 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 18% है। 12,000 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। 14,000 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 27% है। 16,000 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी 18% है। क्वेश्चन ने कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस 8.5 है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्ट है 5.1, मतलब 3 रुपए 40 पैसा पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट है 38,250। मैनेजमेंट वांट टू असेस द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग विद द फुल स्केल प्रोडक्शन। और इसके लिए क्वेश्चन आपसे 3 चीजें जानना चाहता है। पॉइंट नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल एट लीस्ट ब्रेक इवन। तो इसके लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 38,250 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 3 रुपए 40 पैसा आ ही रहा है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 11,250 यूनिट। 11,250 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। 11,250 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है और हम कह रहे हैं 12,000 यूनिट, 14,000 यूनिट और 16,000 यूनिट की प्रोबेबिलिटी ये है। तो इन तीनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि हम अपना ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, क्योंकि इससे कम में तो आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो 25 प्लस 27 प्लस 18, 70% इज द प्रोबेबिलिटी आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट भी इजी थी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द कंपनी विल अर्न ए मिनिमम प्रॉफिट 15,000। प्रॉफिट चाहिए 15,000, तो सेल का फॉर्मूला लग जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 38,250, प्रॉफिट चाहिए 15,000, कंट्रीब्यूशन है 3.4, मतलब 15,662 यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी। और 15,662 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल एक ही है। 18% प्रोबेबिलिटी है कि आप 15,662 से ज्यादा यूनिट बेच लोगे, तो 18% इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 15,000 का प्रॉफिट कमा लोगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट भी इजी थी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा बताओ एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट क्या होगा ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी बात है, 8,000 इंटू 12% प्लस 10,000 इंटू 18% प्लस 12,000 इंटू 25% प्लस 14,000 इंटू 27% प्लस 16,000 इंटू 18% करोगे तो आपको आपकी एक्सपेक्टेड सेल पता लगेगी 12,420 यूनिट। 12,420 यूनिट, हर यूनिट पे 3 रुपए 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 8A इजी कैटेगरी में यहां पे रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो भी इजी कैटेगरी रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही था। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो आपको यहाँ पे 4 तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग आप बता सकते हो, नहीं भी बताते हो चलेगा। 4 तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, और इस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ करके लिख देना था। मैंने आपको वही सॉल्यूशन दे दिया जो हम अपनी क्लासेस में कराते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली हल्का फुल्का चेंज लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 2026 का पेपर, जो कि आपके एग्जाम में आया, जिसको ऑफ कोर्स इजी नहीं कहा जा सकता,
बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर था। अगर आपने क्वेश्चन को रीड सही से किया हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी अच्छी हो, तो उस सिचुएशन में इस पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता था क्योंकि दो क्वेश्चन की अपने को चॉइस भी मिल जाती है। तो मेरी अकॉर्डिंगली अगर मैं अटेम्प्ट करने के लिए बात करूं एज ए एवरेज स्टूडेंट, तो एक एवरेज स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 टफ माना जाएगा पार्ट ए की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता था, अगर आपका 4 ए करा हुआ हो तो बी तो इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तो अटेम्प्ट करना ही था, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने ढंग से पढ़ा हो क्वेश्चन को, अमाउंट वगैरह तो ठीक था, मॉडरेट था। बी पार्ट तो नो डाउट इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 में इजी था। पार्ट ए जो है लॉन्ग टर्म डेट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम कर रहा था, और क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो इजी था। तो मतलब कुछ क्वेश्चन वही है, 50 to 60% पेपर वी कैन से एवरेज था, और बाकी क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पेपर ओवरऑल बात करूं, एक एवरेज पेपर, मॉडरेट पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तभी और तभी आप इस तरीके के पेपर को हैंडल कर सकते हो। तो आज की वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपके साथ जून 26 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर सकते हो। लास्ट में यही कहूंगा, अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए शेयर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर लीजिए। OMSM FMBDA का ऑलरेडी अपलोडेड है सॉल्यूशन, कॉस्टिंग का आने वाला है, और फाइनल के बच्चों के लिए भी SCM और SFM का जल्दी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। PDF डाउनलोड करना है, हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस लेनी है, तो बेस्ट क्लासेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर अवेलेबल अंडर द ब्रांड ऑफ कॉमर्स लेक्चर्स। मैं टीच करता हूं, 17 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। पहले कॉस्ट एफएम हुआ करता था, कॉस्ट एफएम पढ़ाते थे। उससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते थे। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। फाइनल में मैं एससीएम भी पढ़ाता हूं, ताकि अगर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई एससीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो भी बहुत इजीली हम यहाँ पे डील कर पाते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होने देते। तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस लेनी है, मोबाइल में देखने के लिए लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मोबाइल ऐप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए लेनी है, तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मोबाइल ऐप के अंदर ऑटोमेटिक एक्टिवेशन है, जैसे ही आप वहां पे क्लास बाई करते हो इमीडिएट क्लासेस एक्टिवेट हो जाएगी। वेबसाइट की केस में विद इन 24 आवर्स आपकी क्लासेस एक्टिवेट कर दी जाएगी। अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, आप अपने एग्जाम तक की वैलिडिटी ले सकते हो। और अफोर्डेबिलिटी के लिए सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन भी अवेलेबल है, और हार्ड कॉपी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग अलग अलग है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।